हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग बीए प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। यानी जो बीए प्रथम वर्ष का हम लोगों की आज की क्लास है, उसमें राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत सरकार और राजनीति। यानी जो बीए प्रथम वर्ष का जो राजनीति विज्ञान का जो आपका सिलेबस है, उसमें हम लोग सेकेंड पेपर का अध्ययन करेंगे, यानी प्रश्न पत्र द्वितीय है, और जिसका शीर्षक है भारत में संवैधानिक सुधार आज जो होते रहे हैं अभी तक, जो ब्रिटिश काल में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आज जो 1919 का अधिनियम है, यानी संवैधानिक सुधारों के अध्याय से जो टॉपिक है आज हम लोगों का 1919 का अधिनियम। तो जो ये अधिनियम है उसका अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन के पीछे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि हम लोग इसके अध्ययन से जो 1919 का अधिनियम है उसकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि जो संवैधानिक सुधार की जो प्रक्रिया है वो हर बार जब भी ब्रिटिश संसद कोई नया कानून बनाती है, नया एक्ट लाती है या संवैधानिक सुधार करती है, तो पहले से जो संस्था है, यानी जो विधानमंडल है और कार्यकारिणी है, इसमें परिवर्तन करती है। भारत सचिव और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके भी शक्तियों में कुछ परिवर्तन करती है, और साथ ही भारतीयों को जो शासन व्यवस्था में जो भागीदारी देने की प्रक्रिया है उसको और तीव्र करती है, या थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ज़्यादा कर देती है। तो हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो मुख्य विषय हम लोगों का क्या है कि 1919 का अधिनियम। तो जो भी संवैधानिक सुधार भारत में हुए ब्रिटिश काल में, उनके पीछे कोई न कोई कारण भारत में मौजूद था। उन कारणों को दूर करने के लिए ये सुधार किए गए या अधिनियम पारित किए गए। तो वो कारण क्या हैं या परिस्थितियाँ, किन परिस्थितियों में 1919 का अधिनियम आया, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने मुख्य विषय से पहले। तो इसमें हम देखें तो जो 1909 का जो अधिनियम है, यानी इससे पहले जो संवैधानिक सुधार हुआ था, उसमें भारतीयों की जो आकांक्षाएँ थी, जो मांग था, जो असंतोष था, उसे वह दूर करने में असफल रहा। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो कांग्रेस की मांगों का परिणाम था, लेकिन कांग्रेस भी उससे संतुष्ट नहीं रही। जो भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक भागीदारी देने की बात थी, वहाँ पे कहीं न कहीं 1909 का अधिनियम है, वो भारतीयों की जो इच्छा थी या जो मांग थी उससे संतुष्ट नहीं कर पाया। और जब संतुष्ट नहीं कर पाया तो भारतीयों ने और अधिक विधायिका में, यानी विधानसभा में भारतीय सदस्यों को शामिल करने और उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मांग अपनी तेज कर दी। तो ये एक बड़ा कारण ये था 1909 का अधिनियम। दूसरा चीज़, जो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद हमने देखा कि 1909 का अधिनियम आया, लेकिन 1909 के अधिनियम ने जब संतुष्टि नहीं प्रदान की तो भारत में देखें कि जो 20वीं शताब्दी के जो आरंभिक दशकों में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो भी बहुत तीव्र गति से चलने लगा था, और कहीं न कहीं भारत के प्रत्येक कोने में अंग्रेज़ों का विरोध तीव्रतर हो रहा था। तो इस विरोध को भी कहीं न कहीं जो भारतीय जनमानस है, उस जनमानस में ब्रिटिश सरकार की यह नीति कहीं न कहीं प्रसारित करने की ज़रूरत थी कि सरकार आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है, और उसे आपकी समस्याओं का ज्ञान है, और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम नया अधिनियम ला रहे हैं। वह अधिनियम क्या है? 1919 का अधिनियम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उदारवादी और उग्रवादी, जो ये दूसरा दशक है 20वीं शताब्दी का, तो हमने बताया कि जो प्रथम दशक था उसमें बंगाल विभाजन और स्वदेशी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो राजनीतिक आंदोलन था, इसको लेकर के कांग्रेस सूरत अधिवेशन में दो धड़ों में विभाजित हो गई, एक उग्रवादी और दूसरा उदारवादी। तो जो उग्रवादी थे, यानी उदारवादियों का कांग्रेस पर स्थापना के समय से ही पकड़ बना हुआ था, और पकड़ बना हुआ था तो मुख्य धारा की राजनीति में कांग्रेस की उदारवादी धड़ा ही था। ऐसे में देखेंगे
तो 1915 तक आते आते जो कांग्रेस के उदारवादी हैं वो कहीं न कहीं उनमें से अधिकांश लोगों की या तो मृत्यु हो गई है या नैपथ्य में चले जाते हैं, और फिर एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के जो उदारवादी और उग्रवादी जो धड़े हैं वो भी साथ आ जाते हैं। और जब साथ आ जाते हैं तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि हो जाती है तो जो उग्रवादियों के कार्यक्रम हैं उसको कहीं न कहीं उसके तरफ जो उदारवादी हैं वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो सरकार पर एक अतिरिक्त दबाव होता है कि वो कहीं न कहीं भारत में सुधारों को लागू करे, और कांग्रेस अब अनुनय विनय और क्षमा याचना की राजनीति से बाहर निकल जाती है। ऐसे में सुधारों के लिए दबाव बनाती है। तो भी एक कारण है कि 1919 का अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद हम लोग देखें कि इसी समय एनी बेसेंट और तिलक इस समय बहुत ये उग्र लोग हैं। कहने का मतलब एनी बेसेंट उग्रवादी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं भारत में सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन को प्रभावित करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाए, और उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य ही है कि जो सोए हुए भारतीय हैं इनको जगाना। जो होम रूल आंदोलन का जो यानी गृह शासन आंदोलन जो था उसका मुख्य उद्देश्य ही था कि जो सोए हुए भारतीय हैं यानी जिनमें राजनीतिक चेतना नहीं है, जो अपने स्वहित के प्रति तैयार नहीं हैं या सचेत नहीं हैं, उनमें चेतना का संचार करना। तो तिलक और एनी बेसेंट ने पूरे देश में होम रूल आंदोलन चलाया, और देखें कि इसका भी बड़ा प्रभाव था कि 1919 का अधिनियम पारित किया गया। गांधी जी भी कहा जाता है कि इस समय राष्ट्रीय राजनीति में आ गए, और राजनीति जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो नए युग में प्रवेश करता है। यानी इस समय हम देखें तो जो राष्ट्रवाद है या राष्ट्रीय आंदोलन है अपने द्वितीय चरण में प्रवेश करता है, और यहाँ से अब छोटे छोटे संगठन या छोटे छोटे मुद्दों पर विरोध की राजनीति नहीं होगी, सरकार पर दबाव की राजनीति नहीं होगी, एक जन आंदोलन विकसित किया जाएगा। और वो जन आंदोलन पूरी तरह सरकार को क्या करेगा कि मजबूर करेगा कि जो भारतीयों की आवश्यकताएं हैं उससे वो पूरा करे, या जो उसकी मांग है उसे माने। तो ये बड़ा कारण था कि 1919 का अधिनियम आया। लेकिन हमेशा ध्यान दें कि इसको हमने कहा संवैधानिक सुधार। तो संवैधानिक सुधार मतलब कि जो पहले की व्यवस्था है उसमें कुछ परिवर्तन करना और कुछ नया जोड़ना, यानी यही सुधार है। कोई नई व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। तो पहले से सुधार किस में हो रहा है कि जो विधायिका है उसमें भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करना और उनकी शक्तियों में वृद्धि करना। और दूसरी बात कि जो भारत में शासन करता है, यानी जो भारत में शासन का मुख्य बिंदु है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, उसकी शक्तियों को परिभाषित करना। और दूसरी जो ब्रिटेन स्थित जो भारत सरकार है, भारत सचिव और उसकी काउंसिल, उसकी भी शक्तियों को परिभाषित करना हर एक्ट में महत्वपूर्ण काम माना गया है, और हर एक्ट में इस पर कुछ न कुछ प्रावधान किए गए। तो इसमें कुछ उनके बारे में भी परिवर्तन किया गया है। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन यहाँ देखते हैं कि जो संवैधानिक सुधारों की जो दिशा है वो अलग अलग तरीके से विकसित होने लगी यहाँ पे, क्योंकि अब जो फूट डालो और राज करो की जो नीति है अंग्रेजों की, उसे यहाँ पे और विस्तार दिया गया। विस्तार देने का आशय कि और भी वर्गों को, यानी सिखों को भी, ईसाइयों को, यूरोपियनों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या वर्गीय प्रतिनिधित्व उनको दे दिया गया। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन होता है जो केंद्रीय विधानसभा है। जो केंद्रीय विधानसभा है तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। आज भी क्या है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह 1919 में इसकी नींव पड़ी थी कि जो संसदीय परंपरा है, यानी जो भारत में विधानमंडल था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। वो था यानी विधानसभा और राज्यसभा। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो राज्यसभा और विधानसभा है ये वर्तमान राज्यसभा और विधानसभा से इसकी साम्यता नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी इनिशियल फॉर्म है, यानी अभी एक आरंभिक अवस्था है, इसकी अभी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो प्रथम सदन है, यानी केंद्र में दो सदन की व्यवस्था की गई, तो जो प्रथम सदन है
उसे हम विधानसभा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज जो हमारा प्रथम सदन है उसे लोकसभा नहीं कहते, हम उसे राज्यसभा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो जनता का सदन है वो द्वितीय सदन है वर्तमान में। लेकिन आज इस समय क्या है कि 1919 के अधिनियम में जो जनता का सदन है, यानी जो प्रथम सदन है, वो यहाँ पे द्वितीय सदन के रूप में जाना जा रहा है। ये थोड़ा सा अंतर है। तो प्रथम सदन विधानसभा है और जिसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 145। यानी विधानसभा की संरचना हमने देखा तो विधानसभा के दो भाग हैं, एक विधानसभा और दूसरा राज्यसभा। तो विधानसभा में जो सदस्य हैं, कुल सदस्य हैं, इसमें 145 सदस्य थे और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 60 है। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो विधानसभा है उसमें, यानी जो विधानमंडल है केंद्रीय, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 205। यानी राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों को अगर मिलाएं तो उनकी कुल संख्या कितनी है? 205। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे आज होता है कि जो हमारा संसद है उसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाने से होता है, उसी तरह जब 1919 के अधिनियम में जब ये द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई तो वहाँ भी विधानमंडल 3 चीज़ों से मिलकर निर्मित होने लगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला, जो शासन का मुख्य बिंदु है, दूसरा राज्यसभा और विधानसभा। यानी जो उस समय का विधानमंडल था 1919 के अधिनियम में, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राज्यसभा और विधानसभा तीनों को मिलाकर के विधानमंडल कहा जाता था। जैसे आज भी क्या है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के हम संसद नाम देते हैं। उसी तरह यहाँ विधानमंडल में 3 लोग शामिल हैं। तो ये हमने देखा, जो प्रथम सदन है यानी विधानसभा है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 145। अब ये देखते हैं कि 145 जो सदस्य हैं ये 2 भागों में विभाजित है। और 2 भाग कौन से हैं कि जैसे 41 सदस्य ऐसे सदस्य जिनका मनोनयन होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब मनोनयन की बात आएगी तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसके लिए एथराइज होगा। यानी ऐसे सदस्य जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मनोनीत करता है उन्हें हम मनोनीत सदस्य कहते हैं। और ये जो मनोनीत सदस्य थे ये भी 2 भागों में डिवाइड थे। यानी 26 सदस्य सरकारी थे और 5 सदस्य गैर सरकारी थे। ध्यान देंगे, यानी जो 41 मनोनीत सदस्य हैं उनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। यानी 26 सदस्य ऐसे थे जो सरकारी अधिकारी थे, 5 सदस्य ऐसे थे कि जो गैर सरकारी थे और ये मनोनीत थे। अब देखिए कि 104 सदस्य ऐसे हैं जिनका निर्वाचन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन भले ही हो रहा है, यहाँ पे पहली बार प्रत्यक्ष जो निर्वाचन पद्धति है उसे अपनाया गया, लेकिन फिर भी मतदान का अधिकार, मतदाताओं की संख्या इतनी कम थी कि इसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन अभी भी नहीं कह सकते। लेकिन है, यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द प्रयोग किया गया। अब देखिए कि जो 104 सदस्य हैं ये कई समूहों में विभाजित हैं, यानी कई वर्गों में विभाजित हैं, यानी अलग अलग वर्ग से चुन करके आते हैं। जैसे 104 में 52 सदस्य, एक बड़ा भाग जो 104 सदस्यों का था उसमें सामान्य सदस्यों का था जो सामान्य निर्वाचन मंडल से चुन के आते थे। अब ये 52 सदस्य हैं और फिर देखें कि जो वाणिज्य मंडल हैं उससे भी 4 सदस्य विधानसभा में जाते थे, यानी ये वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधित्व करते थे। उसी तरह मुस्लिम जो पृथक निर्वाचन मंडल था उससे 30 सदस्य चुने जाते थे। बड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल था, यानी मुस्लिमों के लिए जो विधानसभा में सीटें आरक्षित थी, उनकी संख्या कितनी थी? 30 थी। सिखों के लिए भी यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू किया गया, तो इनको भी 2 सीट आवंटित की गई। फिर जमींदारों के लिए 7 सीट आवंटित की गई, यूरोपियनों के लिए 9 सीट आरक्षित की गई। तो इस तरह हमने देखा कि जो 145 सदस्य हैं उसमें से 26 मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य 2 भागों में डिवाइड थे। तो जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या 41 है और जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के उनकी संख्या 104 है। अब इनका कार्यकाल कितना है? ध्यान देंगे, इनका कार्यकाल 3 वर्ष है। यहाँ पे ये भी एक अंतर है
कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष है और वर्तमान में जो संसद है, लोकसभा है, उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं द्वितीय सदन, यानी जो राज्यसभा कहलाता है। तो आज ध्यान दीजिएगा, आज राज्यसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं, लेकिन वहाँ पे ये द्वितीय सदन कहला रहा है, तो ये भी एक वर्तमान से इसकी विसंगति है। दूसरी चीज़, इसमें कुल 60 सदस्य, इसके लिए 60 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी और ये 60 जो सदस्य हैं 2 भागों में विभाजित थे, यानी 2 वर्गों में। 26 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, यानी एक बड़ा भाग 60 सदस्यों का मनोनीत होता था और 34 जो सदस्य थे इनका निर्वाचन होता था। अब ध्यान देंगे कि जो 26 सदस्य हैं उसमें से 19 सरकारी अधिकारी होते थे और 7 गैर सरकारी अधिकारी। ध्यान दीजिएगा, 19 सरकारी अधिकारी हैं और 7 गैर सरकारी अधिकारी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये गैर सरकारी मतलब कि जो किसी सरकार के पद पर, सरकारी पद पर नहीं हैं, विधान परिषद के पहले कोई अधिकारी नहीं हैं या किसी भी तरह से सरकार से नहीं जुड़े हैं, ऐसे लोगों को हम लोग गैर सरकारी कह रहे हैं, यानी जनता के बीच से जो आते हैं। लेकिन ये जनता के बीच से भले ही आते हैं, लेकिन वो उनको ही सरकार मनोनीत करती है जो सरकार के समर्थक हैं या सरकार जिनको पसंद करती है। तो एक तरह से माना कि 19 और 7 जो 26 हैं ये एक तरह से सरकारी ही सदस्य हैं, सिर्फ नाम में अंतर है कि ये अधिकारी हैं सरकारी और ये आम पब्लिक से आता है, चाहे राजा हो, जमींदार हो या किसी और वर्ग से आता हो। अब देखिए कि 34 सदस्य हैं, एक बड़ा भाग जो राज्यसभा का है उसमें 34 सदस्य थे और 34 सदस्यों का जो निर्वाचन था, यानी निर्वाचन होता था, वो अलग अलग समूहों के द्वारा होता था। यहाँ भी पृथक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था। इसमें देखें कि 20 सदस्य साधारण निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, यानी 20 सदस्य कहाँ से आ रहे हैं? साधारण निर्वाचन क्षेत्र से। 3 सदस्य यूरोपियनों द्वारा चुने जाते हैं, 7 सदस्य मुस्लिमों के द्वारा चुने जाते हैं और 1 सदस्य सिखों के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, यानी विधानसभा का सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष था और यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। अब देखें कि ये तो हमने देखा कि जो केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ खास चीज़ें कि यहाँ पे थोड़े से हम ध्यान नहीं दे पाए हैं, आपको शुरू में नहीं बता पाए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि 1919 का पहला ऐसा एक्ट है जिसमें प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था, यानी जो प्रस्तावना इसमें दी गई थी। और एक और बड़ा काम किया गया था कि इसमें जो शासन के विषय हैं इनको 2 भागों में बांट दिया गया था। शासन के विषय, जैसे आज भी ध्यान देंगे कि जो शासन के विषय हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन पहली बार 1919 का जो एक्ट है इसमें 2 सूचियों का प्रावधान किया गया, केंद्रीय विषय यानी केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची। यानी ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती थी, शासन करती थी, उनको केंद्रीय सूची कहा गया और जिन पर राज्य सरकारों को अधिकार था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अधिकार था, वे लोग राज्य सूची के विषय पर शासन करते थे, उनको हम राज्य सूची कहते हैं। तो 2 सूचियों का प्रावधान किया गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उत्तरदायी शासन आपको देखने से लग रहा होगा, थोड़ा सा उत्तरदायी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो 1919 का एक्ट है इसमें कहीं भी केंद्र से लेकर के प्रांतों तक कहीं भी उत्तरदायी शासन लागू नहीं किया गया। इसमें कहा गया प्रस्तावना में कि स्थानीय जो स्वशासन की संस्थाएं हैं उनमें अधिक से अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भारतीयों को सौंपे जाएंगे, यानी उसमें सरकार का नियंत्रण कम से कम होगा। यानी जो स्थानीय संस्थाएं, नगरपालिका और जिला बोर्ड हैं वहाँ पे स्वशासन दिया गया और कहा गया कि यहाँ से धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए वह स्वशासन की शिक्षा प्राप्त करेंगे और जिनका आगे उनको क्रमशः प्रांत और प्रांत से केंद्र तक स्वशासन का विकास किया जाएगा या उत्तरदायित्व उनको सौंपा जाएगा।
तो हम लोग प्रांतीय जब विषय पढ़ेंगे, यानी प्रांतीय भाग जो 1919 का अधिनियम है, ये देखेंगे तो अलग ढंग का है, जहाँ डायरकिल रूल लागू होता है, यानी द्वैध शासन लागू होता है, तो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो ये विधान मंडल है, उनके सदस्यों को शक्तियाँ क्या क्या दी गई, यानी कुछ शक्तियाँ थी जो उनको दी गई, जैसे कि जो प्रथम सदन है और द्वितीय सदन है, इनको कानून के बनाने के मामले में, यानी जब भी कोई कानून बनाना होता था तो इन दोनों के सदनों के द्वारा जब कोई प्रस्ताव पास हो जाता था तभी उसे कानून के रूप में उसको मान्यता मिलती थी। दूसरी चीज़, सदस्यों को प्रश्न पूछने, कार्यकारिणी से पूरक प्रश्न पूछने, मतदान करने, बहस करने का अधिकार मिला। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे हम कि ये सब कुछ विधानसभा के अध्यक्ष पर निर्भर था कि उनको कितना अधिकार वो ट्रांसफ़र करता है। दूसरी बात, ये जो सदस्य थे, विधानमंडल था, उसे निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव भी पास करने का अधिकार था। लेकिन यहाँ पे कार्यकारिणी, जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो प्रभावित नहीं कर पाती। दूसरी बड़ी बात कि बजट पर जो अधिकार इनको दिया गया, तो बजट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी जो बजट होता था केंद्र का, उस पर विधानमंडल का क्या अधिकार था, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। यानी बजट को 2 हिस्से में बांटा जाता था, यानी 85% बजट ऐसा था कि जिसमें सरकारी ऋण पर ब्याज, अधिकारियों का वेतन, पेंशन, यानी जो सरकार के खर्चे थे, उस पे विधानमंडल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी। और 15% वो जो बजट का हिस्सा था, उसी पर विधानमंडल प्रस्ताव पेश करता था, उस पर बहस कर सकता था, और उस पर भी अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर माने ना माने तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, इस एक्ट के द्वारा बड़ा काम किया गया कि उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। ध्यान दीजिएगा, यानी उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। और ये जो उच्चायुक्त है, इसको कुछ जो भारत सचिव है उसकी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर दी गई, जैसे उसको संग्रहागार विभाग और भारतीय विद्यार्थी विभाग उच्चायुक्त तो दिया गया। और जो उच्चायुक्त था, ये ब्रिटेन में भारत सरकार का प्रतिनिधि होता था, और इसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता। एक बड़ा परिवर्तन ये किया गया कि जो ब्रिटिश भारत सचिव था ब्रिटेन में, उसका जो वेतन था, अब भारत का राजस्व पर जो पहले से भारित था, यानी भारत सरकार जो देती थी, अब ब्रिटिश राजस्व पर भारित कर दिया गया। तो बड़ा परिवर्तन किया गया। यहाँ पे ये सवाल पूछा भी जाता है अक्सर करके कि 1919 के एक्ट से जो भारत सचिव है उसका वेतन किस पे भारित था। दूसरी चीज़, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसने हमने बताया कि उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, और वह अध्यादेश पहली बार 6 महीने के लिए लागू होता था, और बाद में 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता था। जैसे आज भी होता है कि जब सदन सत्र न हो और कानून की ज़रूरत हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उसी तरह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी ये राइट दिया गया। दूसरी बात, जब कोई मतभेद दोनों सदनों में होता था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार दिया गया। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह परंपरा 1919 के अधिनियम से शुरू होती है। अगली वीडियो में हम लोग 1919 के एक्ट्स के प्रांतीय प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, यानी प्रांतों में जो डायरकिल रूल लागू किया गया उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।